उपचुनाव का रण, सबके अपने समीकरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज हम यूपी के घमासान पर चर्चा करेंगे, जहां जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। देश में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के आम विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 रिक्त सीटों पर भी जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके चलते सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उसके पीछे की वजह भी साफ है कि किसी भी राज्य में होने वाले उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं, जिससे कि राजनीतिक दलों की सियासी हैसियत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 43 सीटों पर बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाली सपा कांग्रेस के बीच अभी तक 10 सीटों के मुकाबले पर आपसी सहमति तक नहीं बन सकी है। वहीं भाजपा के लिए अपनी साख और नाक बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास में कोर कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। सभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने जा रहा है, जिसकी वजह से सूबे की सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सूबे की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जिसमें ज्यादातर विधायक से सांसद बनने की वजह से रिक्त हो गई। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा के इरफान सोलंकी के अपराध सिद्ध हो जाने की वजह से उन्हें सजा हो गई और जिसके चलते वो सीट भी खाली हो गई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा के सामने 50-50 का फॉर्मूला पेश किया है, जिसके पीछे तर्क लोकसभा चुनाव में 17 में से 6 सीटों पर आए नतीजों को लेकर के दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के आलाकमान का कहना है कि उनकी पार्टी की तैयारी सभी 10 सीटों पर है, यानी कि अगर 50-50 का फॉर्मूला नहीं चला तो कांग्रेस सपा का गठबंधन यूपी में टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। वहीं सपा की बात करें तो अगर सपा ने इस फॉर्मूले पर अपनी सहमति जता दी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में आए खराब परिणाम ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनता के बीच कहीं न कहीं भाजपा का जनाधार कम हुआ है, जिसको देखते हुए यूपी की भाजपा इकाई ने सूबे के उन 10 रिक्त सीटों पर अपनी रणनीति कवायद तेज कर दी है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यादातर सीटों पर अपने दौरे कर रहे हैं। साथ ही सौगातों की झड़ी भी लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से भाजपा के वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उस पर सरकार के 30 मंत्रियों को तैनात कर दिया है, यानी कि एक सीट पर 2 से अधिक मंत्री की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सदस्यता अभियान को भी भाजपा उत्तर प्रदेश में बेहद गंभीरता से ले रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री से लेकर के सभी मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाला ये उपचुनाव धीरे धीरे त्रिकोणीय मुकाबले में बदलता जा रहा है, जिसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन, जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन की क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया है और संगठनात्मक बैठकों के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गई है। वहीं दलित वोट बैंक पर अपना हक जताने वाली भीम आर्मी ने भी उपचुनाव के लिए ताल ठोक दी है, जिसकी वजह से सूबे का सियासी गठजोड़ त्रिकोणीय मुकाबले में बदलता नजर आ रहा है। तो देखिए, जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस पार्टी की क्या रणनीति होगी। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कर्नल शरद शरण, सपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। और प्रदीप सिंह बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि बात यहां पर बीजेपी की है। पहले मीटिंग बीजेपी ने रखी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई और हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं था, कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन नहीं था और यहाँ पर अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत बीजेपी को पड़ेगी। तो ऐसे में ये मीटिंग बुलाई गई है। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि तैयारी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की है। तो ऐसे में अगर बात करें तो अभी इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी और क्या कुछ मीटिंग में फाइनल?
जी देखिए, राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं तो अपनी रणनीतियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हैं और कुछ बातें जो है मीडिया में भी बाहर आती हैं। जी। तो देखिए, भारतीय आपने कहा कि नुकसान हुआ, निश्चित तौर पर चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, चलती रहती है, वो सारी चीजें तो पार्ट एंड पार्सल हैं आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं से भी दबा नहीं है और किसी कारण से उसका मॉरल डाउन नहीं है। और हमारा जो नेतृत्व है जिस तरह से फ्रंट फुट पे तैयारियां कर रहा है, निश्चित तौर पे उसका असर हमारे ग्रासरूट लेवल आखिरी स्तर के कार्यकर्ता पे पड़ता है। और जहां तक रही देखिए बात इन 10 उपचुनावों की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद की क्या स्थिति है, एक जागरूक मतदाता और बहुत सारे अन्य समाज के लोग इसको देखते रहते हैं। विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रिया रही है चुनाव के बाद किसी भी विषय को लेकर के या कोई भी घटना को लेकर के, उसको जनता देख रही है, उसको जनता बड़े सूक्ष्मता से देख रही है। तो निश्चित तौर पे ये 10 उपचुनाव हैं, इनको लेकर के जनता के मन में जो व्यवस्था बनी है उसके आधार पर हमें इसका लाभ मिलेगा। और एक जो भ्रम फैलाया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा चुनाव से पूर्व, आम चुनाव से पूर्व, उसको जनता ने देख समझ लिया है। तो अब जनता तो सब जनता जनार्दन है, उससे बड़ा तो कोई मापक है नहीं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसी के अनुरूप ही परिणाम आएंगे। और कुछ लोग जो है सीटें ज्यादा आ जाने के कारण से ये भ्रम पाल रखे थे कि वो जीत गए हैं, तो निश्चित तौर पे ये भी पर्दा बहुत ही जोरों से उठेगा यहाँ। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन भूलिएगा नहीं कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें से 5 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी के पास में हैं और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और हमारे साथ में कर्नल शरद शरण भी जुड़े हुए हैं। कर्नल जी, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर इंडिया हेड में। और यहाँ पर अगर बात करें उपचुनाव की तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। सपा का काफी बेहतर प्रदर्शन देखा था लोकसभा चुनाव में। अब जो तैयारी है सपा की वो क्या रहेगी, क्योंकि काफी मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा था। अभी बात करें तो काफी केस भी सामने आए थे सपा में। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी राजनीतिक दल हो लगातार क्षेत्र में रहता है और अपना काम करता रहता है, अपनी तैयारियां करता रहता है। हालांकि इस बार फर्क इतना है कि जनता बहुत पहले से अपनी तैयारी करके बैठ गई है और उसका एक इशारा लोकसभा चुनाव में आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा कि जनता के मन में अब परिवर्तन की बात है। जितने उनके साथ वादे किए गए हैं सब छलावा निकला। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पहले से ये स्वीकार कर रहे थे कि वो लोग जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन अब जनता भी ये बात समझ गई है कि उनके नेता सही बोलते थे कि बहुत से वादे जुमले हैं उनकी अपनी भाषा में। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अयोध्या मंदिर के प्राचीर के बाहर से रोस्टम लगा के मोदी जी ने बोला था कि 2000 का जो सालों का दशक है, ये जो दौर है वो समाप्त हो गया है, अब एक नया दौर आएगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ये भी बात करती थी कि अब अगले 50 साल तक देश में भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी। वो ये भी बात कहते थे कि हम 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। तो ये जो अति आत्मविश्वास और जो दम है, कम से कम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह बता दिया है कि जनता वोट देती है तो मतलब काम करने का मौका देती है, और काम करने का मौका देने के बाद दोबारा चुनाव होता तो उसका मूल्यांकन करती है, और कभी कभी फिर एक बार मौका देती है कि शायद 5 साल कम पड़ गया हो तो थोड़ा समय और ले लीजिए। लेकिन अब भारत में कम से कम जनता पूरी तरह से निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सिर्फ जुमले फेंकते हैं बड़े बड़े, धरातल पे कुछ जमीन पे आया नहीं है। परिवर्तन की बात चल रही है। और साथ ही साथ जनता ने ये भी देखा है कि धार्मिक नफरत और विवादों के साथ भारतीय जनता पार्टी बांटो और शासन करो की बात करती है। और अब वहां से 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद इनकी हालत इतनी खराब है कि अब ये बटोगे तो कटोगे जैसे घृणा और नफरत और हत्या जैसे भरे हुए जुमले भी इस्तेमाल करने लगे हैं जनता को बांटने के लिए। लेकिन जो बटोगे और कटोगे का नारा है, कम से कम पीड़ित समाज ने बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है। और गांव-गांव जनता खुद एक दूसरे के दरवाजे पे जाके बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेताओं ने चेतावनी दी है उसे हमें गहराई से समझना चाहिए। और ये नारा पीडीए के लिए वास्तविकता से लागू होता है कि अगर पीडीए बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी उनको काटेगी। चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी कहना चाहते हैं कुछ। प्रदीप जी आप कहिए। अब सामाजिक न्याय की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अधिकार की बात। मित्र बोल रहे हैं
धरातल से इसका कोई लेना देना नहीं है। बीते 6 महीनों में आप देखें जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनपे इनके मुखिया और इनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही है। ये देखिए, बातें और सच्चाई दो अलग अलग चीजें हैं। बातें कोई भी कैसी भी कर सकता है और किसी पे किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकता है, लेकिन आप देख लीजिए ना, जितनी भी घटनाएं प्रदेश में हुई हैं उसमें किसने किसका साथ दिया और किसके लिए कौन खड़ा रहा है, जनता ये भी देखती है। और बहुत ज्यादा बोलने से कोई बातें ना, तथ्य जो है, जो गलत बातें वो सत्य नहीं हो जाती है, जनता उससे कन्विंस नहीं हो पाती कि नहीं ठीक है भैया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन असल में जनता है और जनता देख रही है कि बलात्कारियों का समर्थन किसने किया था। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें सीटों की, यहाँ पर मुद्दा अगर हम देखें तो उपचुनाव का चल रहा है फिलहाल, और प्रदीप जी, जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, तो सुपर 30 यहाँ पर मीटिंग का नाम दिया गया, 30 मंत्रियों को तैनात किया गया। एक कह सकते हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक्शन में नजर आ रही है, और लगातार जो मीटिंग्स है, बैठकें हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बात करें प्रदर्शन की, तो लोकसभा चुनाव में नहीं था बेहतर प्रदर्शन, लेकिन अगर हम उपचुनाव की बात करें तो किस तरीके से इसे बेहतर करेंगे, कौन से मुद्दे आप उठाएंगे जिस वजह से जनता को साधने की कोशिश होगी? जी देखिए, आप हमारी कोई परिवारवादी या कोई क्षेत्रवादी या कोई भाषावादी पार्टी नहीं है। मंत्री है वो पहले कार्यकर्ता है पार्टी के जी। तो कार्यकर्ता जो है चुनाव में लगता ही लगता है। अगर उसको थोड़ा सा देखिए, ये अगर एक अट्रैक्शन बनाने के लिए या एक प्रेशर बनाने के लिए कहा जाए कि 30 मंत्री लगे हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा रास्ता नहीं रखूंगा। पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो किसी अपने अपने दायित्व पे होते हैं, वो काम करते हैं, और जब चुनाव आता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता लगता है। और आपने पूछा कि किन किन मुद्दों पे, अब देखिए, चाहे वो कहीं की भी घटना हो, प्रदेश भर की कहीं की भी आप घटना उठा के देख लीजिए, कोई एक घटना तो रही नहीं है जहां पे इन्होंने बलात्कारियों का साथ दिया है, पकड़े जाने के बावजूद भी उस पे साथ दिया है। तो उस पे कोई बात बहुत ज्यादा उसमें हमें जो है, हम उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। जनता समझ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था, और देखिए समाज में सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। तो इनके लोकसभा चुनावों के बाद इनके कार्यकर्ताओं के मन इतने बढ़ गए कि इन्होंने इस तरह की वारदातें करनी प्रारंभ कर दी। तो जनता तो देख के समझ रही है ना, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है। इसके पहले तो नहीं ऐसा हुआ था, 2 आम चुनाव इसके पहले भी बीते थे। कार्यकर्ताओं का इनके इतना तो मन नहीं बढ़ा था कि जो भी बलात्कार के केसेस हो रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, अंततः वो आप ही की पार्टी के निकल रहे हैं। मुद्दे जो गर्म है, आप बताइए, समाज में सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है और आप उन्हीं बलात्कारियों का साथ देते हैं। अरे तटस्थ रह सकते हैं या आप संविधान? बिल्कुल, इस पर जवाब जरूर लेते हैं, क्योंकि बलात्कारियों की बात आप लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, और बीच में हमने मोइन खान का केस भी देखा था। और कर्नल शरद शरण जी, आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले कई केस, मैंने पहले भी कहा था कि कई मुश्किलों से गुजर चुकी है पार्टी, सपा पार्टी, और ऐसे में अगर बात करें मोइन खान के केस की, तो उसमें भी लगातार सियासत देखने को मिली थी, और इन पर जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं उन पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? वैष्णवी जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथी से आपने सवाल किया था कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या मुद्दे हैं जिनके बेस पे आप चुनाव में जाएंगे। जितना सीमित राजनीति का मुझे अनुभव है कि जो सरकार दिल्ली में 10 साल से हो और उत्तर प्रदेश में 7.5 साल से हो, तो स्वाभाविक है अपनी उपलब्धियों पे बात करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथी सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का उठा पाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये भी बताना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है, विपक्ष की नहीं। और सत्ता पक्ष के लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि महिलाओं के सबसे अधिक अपराध पूरे देश में अगर कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन आरोप भी तो आप ही पर लग रहे हैं, इससे पहले आपकी पार्टी के ही केस सामने आ चुके हैं। यही आरोप आप पर लगा रहे हैं बीजेपी से कि जो भी बलात्कार के केस हो रहे हैं वो सपा में हो रहे हैं। आरोपों की तो बात मत करिए वैष्णवी जी, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी हो जाएगी। आजकल पैरों में पेचकस घोंप के और फर्जी इनकाउंटर की फोटोग्राफी होती है, उसके ऊपर जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार आवाज उठाई है कि इनकाउंटर तक जब फोर्सेस जाति विशेष को देख के करें, किसी के गोली सर में लगती है और किसी के पैर में पेचकस लगता है, तो जब इस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कानून व्यवस्था की हालत खराब होगी और खाकी वर्दी गलत कामों में इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और जहां तक बात रही बलात्कारियों की, जी। तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि कन्नौज में एक अभी जल्दी में केस हुआ था, मीडिया में हर तरफ छाया हुआ था, और जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था, कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी सबसे पहले पुलिस थाने के और कोतवालियों के चक्कर लगा रहे थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कॉल डिटेक्ट का डेटा क्यों नहीं रिलीज किया है? भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा उस आदमी को केसेस में फंसा रहा है और दूसरा उसको बचा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद बिल्कुल, लेकिन एक बयान भी आपको याद होगा, एक बयान आपको याद होगा, मुलायम सिंह ने एक बार कहा था, उनका बयान सामने आया था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, और ये बयान आपको जरूर याद होगा, बलात्कारियों को लेकर ही दिया था उन्होंने, और मुलायम सिंह ने कहा था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, यानी कि समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट करती है। ये कब का बयान है वैष्णवी जी? बिल्कुल, ये विचारधारा हो, ये कब का बयान है वैष्णवी जी? बिल्कुल, मुलायम सिंह जी ने कहा था, आपकी ही पार्टी के नेता है, उन्होंने ये कहा था, और ये काफी पुराना बयान है, ये एक सभा में उन्होंने कहा था। अगर इस बयान के परिप्रेक्ष्य, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये काफी पुरानी बात है जी, और इसका परिप्रेक्ष्य अगर पूरी तरीके से देखेंगे तो क्लियर निकल के आएगा। लेकिन अगर वर्तमान में बात करनी है तो बटों के कटों पे कर लीजिए ना। जो नफरत और धार्मिक राजनीति चल रही है, 2024 के चुनाव के बाद जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि मंच से संवैधानिक पद का जिम्मेवार व्यक्ति अगर बटोगे कटोगे का नारा दे रहा है, धार्मिक नफरत फैला रहा है, तो हम उस पर क्यों नहीं बात करते हैं अगर वर्तमान में उपचुनावों की बात कर रहे हैं वैष्णवी जी? बिल्कुल, देखिए उसी पर बात हो रही है, यहाँ पर बलात्कार की बात निकली है, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसी पर लेकर के मैंने आपको कहा था। लेकिन यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, प्रदीप जी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, लगातार आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये साजिश के रूप में भी हर बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है जो कि साजिश रचती है, और साजिश के तहत यही सब काम होते हैं। वैष्णवी जी, मुझे नहीं समझ में आता, जब इनको साजिश दिखाई देती है तो क्या इनको न्यायालय या जुडिशरी पे व्यवस्था पे जो संविधान का अंग है उस पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं जाते ये? और बार बार आप देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस मुद्दे पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप बताइए, जितनी भी शोभा यात्राएं होती हैं, आप तो बटोगे तो कटो से आपको परेशानी है, लेकिन श्री राम के भक्तों पे गोलियां चलाने वाले आपके आदर्श है तो रहे। अगर वो आपके आदर्श है तो हमारा भी एक आदर्श है कि सारे सनातनी एक हो और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जिस प्रकार से संगठित तौर पे आप लोगों का तुष्टीकरण की नीति अब तक चली आ रही है, उसके कारण से समाज में जो विघटन हुआ है, क्या सनातनी जनता अपने लिए बचाव का कार्य भी न करे? आप जो है तरह तरह के आप अफवाहें फैलाएं कि संविधान बदल दिया जाएगा तो वो ठीक, और उसके बाद हम तो बोले भाई हम तो सनातनियों की एकता की बात करते हैं, देश में एकता की बात करते हैं, इसमें बुराई क्या है? कौन सी बुराई है इसमें? अगर आप निश्चित तौर पे अगर कोई बटेगा समाज तो वो निश्चित तौर पे उस पर घात करने वाले आके घात करेंगे। आपको इससे क्यों परेशानी हो रही है? आप समाज के बाहर क्या है क्या? चलिए, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रदीप जी, शरद जी कुछ कहना चाहते हैं? वैष्णवी जी, मैं आपका ध्यान फिर इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में जब भी कोई सवाल उठता है तो वो नेहरू को जिम्मेवार ठहराते हैं, और उत्तर प्रदेश में जब भी सवाल उठता है तो वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते हैं। और इस सारी वार्तालाप में कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछले 7-8 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों के बारे में नहीं बताती है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं इनकी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में। हाथरस में एक बिटिया के साथ रेप हुआ था। रात के 2 बजे शासन प्रशासन ने मिट्टी का तेल डाल के उनके माता पिता के बिना इच्छा से उसकी आग लगा दी। उन्नाव में एक बिटिया का रेप हुआ था, उसके पिता की भी बाद में हत्या कराई गई। और एक शाहजहांपुर में एक केस हुआ था जहां पे एक बिटिया से उस व्यक्ति की जबरदस्ती मसाज कराने के वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे चले थे। वो सारे के सारे अब फ्री हो गए हैं, क्योंकि जो उस समय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जो प्रशासन है और जो शासन है, जो फोर्स है, उन्होंने उस केस को मजबूती से न्यायालय में नहीं रखा और वो बरी हो गए। इसके अलावा अगर ताजा उदाहरण आप ले लें तो फर्रुखाबाद का उदाहरण है, कन्नौज का उदाहरण है। यहाँ पे मेरा निवेदन है बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, आप अपनी कह सकते हैं। कभी भी इनके कन्नौज में मेरा प्रदीप जी 2 मिनट, बस 2 मिनट बोलने दीजिए, आप अपने समय में कहिए जी। कन्नौज में एक दलित बिटिया के साथ रेप हुआ है और उनके माँ बाप के पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम हाउस से ले जाकर के उसकी अंत्येष्टि कर दी गई, उसकी लाश की, उसकी मृत्यु। फर्रुखाबाद में 2 बेटियों का एक साथ पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है
और ऐसी ही मिलती जुलती एक बदायूं में घटना हुई थी आज से लगभग 10 साल पहले। तो पूरी मीडिया पे चलिए शरद जी, बहुत सारी बातें हैं, तमाम जो आरोप है वो लगाते रहते हैं आप, लेकिन मुद्दे की अगर यहाँ पे बात करें तो मुद्दा यहाँ पर उपचुनाव का है। उपचुनाव जो होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है, उस पर यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि रणनीति क्या होगी, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन हम देख सकते हैं कि सपा का काफी अच्छा था और काफी ज्यादा सीटें भी सपा के पास आई थी, और जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से भी 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा था उन पर भी। तो अब ये 5 सीटें फिर से क्या दोहरा पाएगी समाजवादी पार्टी, और क्या लगता है आपको कि 10 सीटों पर आप कब्जा कर लेंगे इस बार? देखिए वैष्णवी जी, पहली बात तो ये कब्जा नहीं है, जनता सेवा का मौका देती है, और ये बात सही है कि 10 में से 6 सीटों पे, क्योंकि तब राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ था और मीरपुर से उनका विधायक था, तो 10 में से 6 सीटें हमारे गठबंधन की थी। वर्तमान में आप इसको 5 कह सकती हैं। अब हम इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, और जो 2024 का जो चुनाव है, जिसको ये लोग लगातार भ्रम जाल कह रहे हैं, मेरा इन साथियों को एक बहुत अच्छी सी सलाह है, दक्षिण पंथियों को, जनता के फैसले को, जनता के दिए हुए अधिकार को, जनता की दी हुई आवाज को भ्रमजाल जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जनता के फैसले के ऊपर उंगली उठाते हैं। जनता ने बहुत सोच समझ के 2024 में जो वोट दिया है वो बस परिवर्तन की शुरुआत भर है। हरियाणा का एग्जिट पोल आप टीवी पे हर तरफ देख रहे हैं, 2/3 सीटों के साथ सरकार बदलने वाली है। जम्मू कश्मीर में 2/3 सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पर प्रदीप जी की। प्रदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 6 सीटें चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, जातिवार जनगणना चाहिए, रोजगार चाहिए, पेपर लीक सरकार को भगाने का फैसला लिया है नौजवानों ने, जनता ने, किसान ने, जवान ने। बिल्कुल, विपक्ष का कहना है प्रदीप जी की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, और इसका नतीजा भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि कितनी सीटें आप जीत लेंगे, कितना विश्वास है आपको? वैष्णवी जी, बस आपका छोटा सा ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश में उसके विकास का द्योतक क्या होता है। वर्तमान समय में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में आया है। कितने सारे ऐसी चीजों की स्थापना हुई है जहां पे रोजगार बढ़ाने के संसाधन बढ़े, और वो बल्कि केवल प्रदेश के नहीं, देश के लिए भी वो अच्छे काम करें, और उससे जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो शायद इन लोगों को ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं। आप अभी भाई साहब बता रहे थे कि आप अपनी बारी आएगा तो बोलिएगा, और जब आखिरी समय आया तो ये आपको भी बोलने नहीं दे रहे थे। तो देखिए, एक बड़ा क्लियर कट सा एक सिंपल सा रूल है। एक सरकार है जो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आ रही है, जो कि रोजगार के लिए नए अवसरों की तलाश करके उनको स्थापित करने का प्रयास कर रही है, और ये आप भ्रमजाल हम फैला रहे थे। भाई साहब, आप लोग संविधान की बात लेकर के, और उसके बाद के घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें ये सिद्ध हो गया है कि आपका ये केवल भ्रम था। आपके नेताओं ने ही इसको खोला। और सबसे पहली बात, बिल्कुल, लेकिन बस लास्ट और छोटा सा प्रश्न है मेरा, बस आखिरी छोटा सा प्रश्न है कि 10 सीटों में से आपको क्या लगता है, कितना विश्वास है कि आप इन 10 सीटों में से इस बार कितनी सीटें जीत लेंगे? वैष्णवी जी, हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा और हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा आत्मविश्वास है आपका। ये देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या रुख होता है और क्या कुछ नतीजे आते हैं। अभी तो चुनाव होना है और तारीखों का ऐलान भी होना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और तारीखों का ऐलान भी जल्द ही चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन इससे पहले ही राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का नहीं था। उसके बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे थे। ये चीज आपने भी देखी और लगातार इंडिया हेड ये भी दिखाता हुआ आ रहा था कि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई सौगातें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दे रहे थे। लेकिन अब जो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा उसके पहले से ही लगातार सियासत गर्मा गई है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे आते, जनता का रुख क्या होता है और क्या रणनीति यहाँ पर पार्टियों की रहती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।